नमस्कार, मैं हूं सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर कंज्यूमर इज किंग। अब कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 3 दिनों में जिस एक शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अब साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई हुए इस वेरिएंट ने पूरी दुनिया को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरकारें इंटरनेशनल ट्रैवल पर एक बार फिर से असमंजस में हैं। कई देशों में तो हालात को देखते हुए प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कई देश कोरोना की तीसरी लहर से बचने के तरीके खोज रहे हैं। इन्हीं हालात में यानी तीसरे लहर के आने की आशंका के बीच हमारे देश में भी बूस्टर डोज की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस मांग के बढ़ने के पीछे कारण बेहद साफ है। दरअसल दूसरी लहर में देखा गया था कि जिन लोगों को वैक्सीन की एक भी डोज लगी थी उन्हें कोरोना से लड़ने में मदद मिली थी। एक्सपर्ट्स पहले से ही बूस्टर डोज की मांग कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है कि इसी महीने हुए टाइम्स नाउ समिट में भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा था कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 6 महीने बाद आइडियली बूस्टर डोज लग जानी चाहिए। अब ये बात उन्होंने तब कही थी जबकि दूर दूर तक तीसरी लहर की कोई भी खबर नहीं थी। ऐसे में न सिर्फ बूस्टर डोज की जरूरत को तय करना जरूरी है बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि हम कितने तैयार हैं और अगर खुदा ना खास्ता हमें बूस्टर डोज देनी पड़े तो हम ये काम कब तक कर पाएंगे। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर एन.के. गांगुली जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर के, और हमारे दूसरे गेस्ट है डॉक्टर समीर भाटी जो कि दिल्ली की कोविड वैक्सीन कमेटी के सदस्य है। डॉक्टर गांगुली, डॉक्टर भाटी, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गांगुली, आपसे सवाल पहले करूंगा। देखिए, कोविड के ये नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ अब तीसरी लहर की आशंका के बीच बूस्टर शॉट की मांग तेज हो गई है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कुछ कह नहीं रही है। शायद कल लोकसभा में इस पर बात और होगी। तो आपकी क्या राय है इस तमाम मामले पर? देखिए, ओमिक्रॉन जो है ये बहुत ही यंग म्यूटेंट है। अक्टूबर में पहले बार साउथ अफ्रीका के किंग्स काउंटी में देखा गया और उसके बाद ये नवंबर तक का उसका डाटा है। उसमें करीब 50 म्यूटेशंस हुई हैं, लेकिन उसमें अभी तक जो साउथ अफ्रीकन बोल रहे हैं कि क्लिनिकल सिम्टम्स काफी माइल्ड हैं और उसमें डेथ के क्या रेट है वो अभी तक नहीं मिला, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट वॉटकिंस काउंटी में करीब 2/3 बढ़ गई है। बस इतना आंकड़ा अभी इसका पता है। दूसरी चीज जो पता है हमारे पास कि ये 5 कॉन्टिनेंट में फैला है और करीब 15 कंट्रीज 18 कंट्रीज में ये पाया गया है। अभी इंडिया में 2 जगह से सैंपल आए हैं, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से। सीक्वेंसिंग हो रही है, हमें अभी पता नहीं इंडिया में आया कि नहीं आया। तो इसके ऊपर बेस करके लोगों को चिंता तो है कि इसको एज ए वायरस ऑफ कंसर्न कहा गया है, लेकिन इसमें सब कोई कह रहे हैं कि इसमें वी शुड नॉट गेट पैनिकी। जो हमारा बूस्टर डोज है वो डेल्टा के ऊपर हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये वायरस और दूसरे म्यूटेंट्स आते रहेंगे, बट हमें जो बेसिक चीज है वो देखनी पड़ेगी कि बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं है। जहां पर की लंबी टाइम से स्टडीज हुई हैं वहां पर ये मैसेंजर आरएनए पर हुई है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन पर हुई है। यूरोप में सबसे ज्यादा लगा है, इजराइल में पूरा लगा है और यूएसए में लगा है। तो यहाँ पर हर जगह पर जो देखा गया है कि 6 महीने से 8 महीने में जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो घट गई है। ये लाइव डाटा भी है और फॉलो अप डाटा भी है। इंडिया में फॉलो अप डाटा सिर्फ कोवैक्सीन का है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने किया है, अभी लैंसेट में पब्लिश किया है। उसमें उन्होंने देखा है कि 50% लोगों को करीब इन्फेक्शन, जो हेल्थ केयर वर्कर है जिनको 2 डोज ऑफ वैक्सीन मिले थे उनको उनमें वायरस पाया गया है, लेकिन इसमें कोई सिम्टम्स या सिवेरिटी के बारे में कोई डाटा अभी नहीं है। तो ये हमें पता है कि अगर आपको वैक्सीन लग भी जाए तब वायरस पाया जाता है। इस स्टडी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने यह भी बोला है कि जिनको 1 डोज मिला है वो खतरे में है, और ये दुनिया के सारे वैक्सीन में अभी तक पता है कि 1 डोज में खतरे में है। अब भारत के पास इसलिए उन्होंने करीब
ढेर सारे कंट्रीज ने ये डिसीजन लिया है कि क्योंकि इम्यूनिटी घट जाती है, इसमें हमको एक बूस्टर डोज लेना चाहिए वल्नरेबल्स को बचाने के लिए, कम से कम जिनको बहुत सीवियर कोमॉर्बिडिटी है, जिनको किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, ट्रांसप्लांटेशन जिनको हुआ है, जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं या कैंसर से पीड़ित हैं, डायलिसिस होती है, इस तरह से एक लंबी लिस्ट है जिनको कि ये देनी चाहिए 60 साल से 65 साल से ऊपर वालों को। जी कल डॉक्टर गांगुली, CDC इसमें आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, लेकिन एक बार मैं डॉक्टर भाटी के पास जाकर फिर आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर भाटी, आप क्या देख रहे हैं? आपकी जो चर्चाएं हो रही हैं, लोगों से बात चल रही है कि क्या कितना जरूरी हो गया है अब बूस्टर डोज लगाना? क्या इंडिया को भी ये लगवा देना चाहिए, अभी ऐलान कर देना चाहिए बूस्टर डोज का? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें दो चीज है। हम बूस्टर और जो करंट वाला सिनेरियो है इसको अभी लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है महत्वपूर्ण, इस सिचुएशन के अंदर हम रिस्क एनालिसिस करके प्रायोरिटी वाइज चीजों को देखें। अभी फिलहाल जो हमारी करंट सिचुएशन है, इसमें हमारी प्रायोरिटी है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, लगभग 12 से 15 करोड़, तो उनको पहले वैक्सीनेट करना होगा। इसके अलावा जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है, मतलब जिनको सेकंड डोज नहीं लगी है, जो नहीं आ रहे हैं लोग, लगभग 30 करोड़ के करीब, तो उनको डोज लगाना जरूरी होगा। और उसके बाद हमारे जो 44 के करीब चिल्ड्रन हैं जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, तो उनके लिए हमारा जो वैक्सीनेशन है वो जल्द से जल्द रोल आउट होना जरूरी है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर, इसमें हम बूस्टर शब्द ना यूज करके एक थर्ड डोज, क्योंकि ये प्राइमरी वैक्सीनेशन का ही एक पार्ट रहेगा। देखिए, बूस्टर का मतलब अभी हमारे नई तरह के सारे वेरिएंट उसके अंदर कवर होने की आवश्यकता, और जिस तरह से अभी इस जो ओमिक्रॉन है उसका और डेटा सामने आएगा, तो हमें लगता है कि हमें अपनी वैक्सीन को एक बार फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। सेकंड जनरेशन की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होगी। फिलहाल निश्चित तौर पे, जैसा आप पूछ रहे हैं, हमें एडिशनल डोज की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी, जो कि हमारा वनरेबल ग्रुप है और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है, जिनको लगभग अब 1 साल होने वाला है वैक्सीन को लगे। ये बहुत ही अच्छा शब्द कहा आपने डॉक्टर भाटी की बूस्टर नहीं, एडिशनल डोज कहें इसे, उस प्रकार से बातचीत करें तो बेटर रहेगा। तो डॉक्टर गांगुली, एक ज़रूरी बात ये भी हो रही है और डॉक्टर भाटी ने भी कहा इसके बारे में कि वेरिएंट्स, आपने भी कहा कि वेरिएंट्स आ रहे हैं, आते रहेंगे। मेरे ख्याल से आज या कल ही मॉडर्ना के सीईओ ने कहा कि शायद एग्जिस्टिंग वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिए कारगर नहीं होगा, हमें दूसरी वैक्सीन शायद डेवलप करनी पड़ेगी। फाइजर ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है। तो इस सिलसिले में ये जो एडिशनल डोज है, ये कब डिसाइड किया जाए? कि एक तो चीज़ है कि कोरोना की जो मेन वायरस है, डेल्टा वेरिएंट है, उसके लिए, उससे बचाने के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, आगे चलकर खुदा ना खास्ता दूसरे वेरिएंट भी आएंगे। तो कैसे इसे और स्टडी किया जाए, रिसर्च किया जाए डिसाइड करने के पहले कि कितनी एडिशनल डोज रिक्वायर्ड है, किस प्रकार की, क्या ये नया ही वैक्सीन रिक्वायर होगा? देखिए, जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास वैक्सीन काफी है तादाद में, और जिन्होंने की ऑर्डर्स देके वैक्सीन अपना मुहैया करा लिया है, वहां पर गवर्नमेंट ने, जैसे CDC ने आज कह दिया, पहले कहा था कि 18 साल से ऊपर के आदमी ले सकते हैं, अब उन्होंने कहा कि ले लीजिए। तो ये जो है, ये बेसिस इसके ऊपर होती है, ये नहीं होता है कि ओमाइक्रॉन आया कि ये आया है। दुनिया में ज्यादातर अनवैक्सीनेटेड है। जैसे पोलियो वगैरह में जो है, अगर 5 लोग भी पोलियो के केस आते हैं कहीं पर, तो पूरी दुनिया खतरे में है। पूरी दुनिया, सारे जो वल्नरेबल है उनको वैक्सीन लगती है। तो इस वायरस की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, 85% लोग दुनिया में वैक्सीनेटेड होने चाहिए अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो ऐसे उसमें हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। ये हमें पक्का पता है अभी कि ये जो इवन इंडिया में जो अभी स्टडी ऑल इंडिया चूड ने की है कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, और जब इन्फेक्टेड हो सकते हो तो ट्रांसमिट भी कर सकते हो। और ये 6 महीने 8 महीने तक की फॉलोअप स्टडी है इंडिया में। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको, नॉर्मली हम बूस्टर इसमें उनको कहते हैं जिनको की वैक्सीन लग गई होती है। इम्यूनोलॉजी के उसमें, मैं इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ, इम्यूनोलॉजिस्ट के जार्गन में इसको बूस्टर ही कहते हैं। तो क्योंकि ये नाइफ पॉपुलेशन में नहीं मिल रही है, जिनको पहले वैक्सीन मिल चुकी है उनको मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे यहाँ अगर वैक्सीन की कमी नहीं है,
तो मैं जैसे भाटी साहब बोल रहे थे, मैं उसमें एग्री करता हूँ कि सबसे पहले हमें मोस्ट वल्नरेबल को बचाना चाहिए, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास हो तो हमें दूसरे लोगों को बचाना चाहिए। और अभी हमें, जैसे अभी बताया गया, हमें सेकेंड डोज देनी है, और हमें जिनको नहीं मिला है उनको देना। ये तादाद काफी संख्या में है, तो कम्युनिटीज वल्नरेबल है। और बच्चों को देना है, क्योंकि अब दिल्ली में सारे स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, और दुनिया भर से खबर आ रही है कि बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं तो काफी तादाद में इन्फेक्टेड होकर वापस आ रहे हैं, और उनको अगर माइल्डर सिम्टम्स भी हो तब भी वो दूसरे लोगों को, अपने माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स को, टीचर्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास वैक्सीन की प्रोडक्शन है, क्योंकि अभी हम अफ्रीका को दे रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका वल्नरेबल देश है, वहां पर अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी हम खतरे में हैं। लेकिन अगर है तो हमें दे देनी चाहिए इनको। हमारे पास ढेर सारे वैक्सीन अभी हैं पड़े हुए, जिनमें कि हमारी जो एक्सपायरी है वो बहुत करीब है। अगर हम उसको नहीं दे पाएंगे वो वेस्टेज होगी। तो इस वैक्सीन को हम एटलीस्ट अपने वल्नरेबल को हम बचा सकते हैं कि उनको फिर से इन्फेक्शन ना हो। इंडिया में एक चीज है, बट उसका हमें पक्का पता नहीं है, कि एक चीज है कि एंटीबॉडी पॉजिटिव काफी ज्यादा संख्या में हुई है लोग जी 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 डॉक्टर गांगुली, सर्वेज हुई है। ये जरूरी बात है। डॉक्टर भाटी, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा। देखिए, जो डॉक्टर गांगुली कह रहे हैं, आपने भी कहा जो वनरेबल लोग हैं उन्हें पहले दिया जाए, बच्चों को दिया जाए। लेकिन अगर हम बूस्टर डोज, एडिशनल डोज की बात एक बार साइड पे रखें, जब तक उस पर डिसीजन ना आए तब तक लोगों को क्या करना चाहिए ताकि ये नया वेरिएंट हो या पुराना वेरिएंट, मतलब पुराना भी डेल्टा वेरिएंट भी हो, उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि ये भी मतलब ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ना सिर्फ सरकार या इंस्टीट्यूशंस करें। आपकी क्या राय है इस पर डॉक्टर भाटी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चलेगी एक साथ, खाली एक चीज़ नहीं होगी। जैसा हम शुरुआत से जो बात कर रहे हैं, डेफ़िनेटली सबसे बड़ा, चाहे कोई भी वेरिएंट आ जाए नया, तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो तो निश्चित तौर पे करेंगे। इसके अलावा लोगों की जो हम बात कर रहे हैं, तो अनवैक्सीनेटेड लोगों को जो है वो वैक्सीन के लिए आगे आएँ, जो अभी फिर से उन लोगों के अंदर एक, आप ये देखिए कि शायद लापरवाही आ गई है, कुछ और कारण आ गया, लोग अभी सेकंड डोज़ के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी देखें कि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें बहुत ज़्यादा और बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरह से अभी हम 5% पॉजिटिव सैंपल्स जो होते हैं हमारा, उसका हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो वो संख्या थोड़ी हमें और बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कोई भी नया वेरिएंट आए, उसको हम टाइमली जो है ट्रैक कर सकें और उसको हम कंटेन कर सकें। इसके अलावा टेस्टिंग हमें निश्चित तौर पे बढ़ाते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी केसेस कम हो गए तो हमने टेस्टिंग की संख्या कम कर दी। निश्चित तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन का जो हॉस्पिटल्स का जो इंफ्रा वगैरह है, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्लस्टर्स की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अभी बीच-बीच में हम सुनते हैं कि वहाँ पर लगा है कि इतने केसेस आ गए, वहाँ एकदम से इतने केस आ गए, तो वहाँ हमें वो पॉजिटिव सैंपल्स को ट्रैक करना पड़ेगा कि किसी तरह का कोई अनयूजुअल वहाँ पे चीज़ तो नहीं हो रही। पॉजिटिविटी रेट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक्टिव केसेस पर नज़र रखनी होगी। ट्रैवलर्स का जिस तरह से अभी पॉलिसी बनी है, सर्विलेंस हम कर ही रहे हैं, वो हमें ध्यान रखना होगा। और बच्चों की जिस तरह से वैक्सीन रोल आउट होते ही हमें उसमें बच्चों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। और किसी भी तरह का, जैसा अभी हम देख रहे हैं विंटर में स्पेसिफिकली, सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें रेस्पिरेटरी वायरस और तरह के बढ़ जाते हैं, तो वो इसके अंदर ध्यान रखें। और अभी जैसे वेडिंग सीजन आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो भीड़-भाड़ के इलाके, भीड़-भाड़ की जगह इन सब चीज़ों के अंदर जो है स्ट्रिक्टली अपनी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जी डॉक्टर भाटी, क्योंकि मतलब ये जो कहते हैं वेकअप कॉल या रिमाइंडर कहें, लोगों को ये वापस याद दिला रहा है कि देखिए कोविड अभी तक गया नहीं है। जी, हालात बेहतर हो गए थे। इनफैक्ट अगर आप आंकड़े देखें तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते में कर्नाटका में, जहां बेंगलुरु में बात बहुत बढ़ गई थी कि शायद साउथ अफ्रीका से टूरिस्ट आए थे, उन्हें साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे लोग जिनमें कोविड-19 मिला था। ऑफ कोर्स अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है, क्या है, लेकिन वहाँ वैक्सीनेशंस बढ़
बढ़ गए हैं, तो लोग ऑलरेडी वापस जो जिन्होंने मे बी एक भी डोज नहीं ली हो या एक डोज लेके दूसरी डोज नहीं ली हो, उसमें भी इंक्रीज हो गया है, लोग जाकर अपने आप को पूरा वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी बात है। तो वो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है हमारे दर्शकों को कि कोविड प्रोटोकॉल्स मेंटेन करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सैनिटाइज करिए और ज़रूर वैक्सीनेट हो जाइए। डॉक्टर गांगुली, एक चीज आप पहले कह रहे थे शो में कि कई देश हैं जिन्होंने बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से 36 ऐसे देश हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो भारत को इन देशों से क्या सीखना चाहिए, क्या सीख हम ले सकते हैं इनसे? देखिए, इनमें सब में सर्ज हो रहा है। अभी तक सर्ज डेल्टा का है, माने जो ओमिक्रॉन के स्ट्रेन है वो इक्के दुक्के हैं। तो हमें इनको ऑब्जर्व कर, जब तक हम रोल आउट नहीं कर पाते, हमें इनको क्लीनली ऑब्जर्व करना चाहिए, इनके डाटा को देखना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड, हॉस्पिटलाइजेशन डाटा, ये सारा ध्यान से देखना चाहिए। और जो सर्विलेंस डाटा, ग्लोबल सर्विलेंस डाटा है, उसको भी ध्यान से देखना चाहिए। उससे हमें निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे और उस निष्कर्ष के अनुसार हमारे स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेंगी। लेकिन कहीं पर भी हमें रामलिंग स्वामी जी का बात है, जबकि इंडिया में एक भी HIV का वायरस नहीं था, उस वक्त नहीं देखा गया था। उन्होंने तब हम आयुष्मान में एक मीटिंग बुलाई थी, मैं उसमें शामिल था। उन्होंने कहा कि कोई करे चाहे ना करे, हम सर्विलेंस करेंगे। और उन्होंने सर्विलेंस किया था और सुनीति सोलोमन ने पहला वायरस इंडिया में उस सर्विलेंस के जरिए निकाला था चेन्नई में। उसके बाद की स्टोरी सबको पता है। तो सर्विलेंस हमको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना पड़ेगा और सर्विलेंस को पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ जो सीक्वेंसिंग कर रहे हैं वो साइंटिस्ट कम्युनिटीज ज्यादा कर रही है, बट जो पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं उनको उसमें शामिल करना पड़ेगा, जिससे कि वो उसमें से बिग डाटा एनालिसिस करके उसमें से हॉटस्पॉट्स, उसमें से कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ क्लस्टर बन रही है, इन चीजों का जायजा लगाएं। और कम्युनिकेशन को बहुत सख्त जरूरी है कि करें। अभी इंडिया में लगता ही नहीं है कि किसी को डर है कि कोविड हो सकता है। न तो लोग मास्क पहन रहे हैं। आप शादियों में जाइए, 400-500 लोग अटेंड करते हैं, ऑल्दो उनमें अटेंड करने की इतने लोगों की इजाजत नहीं है। लाइफ ऐसे चल रहा है जैसे हमको कभी कुछ होगा ही नहीं। तो ये हमें वरीसम चीज लगती है। इसीलिए हो सकता है कि लोग जिनको पहला डोज मिल गया है वो सेकंड डोज के लिए आ नहीं रहे हैं, क्योंकि कईयों की रोटी रोटी जाती है, कईयों का दिहाड़ी जाता है, और गरीब लोग हैं, माइग्रेंट है, वो लोग नहीं आ रहे होंगे। इस कई कारण होंगे। तो हमें कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, जिस भाषा को वो समझते हैं, अक्सर आपके टीवी के भाषा को या हम जिस तरह से बोलते हैं उनको शायद समझ में नहीं आता। हमें कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स को करना पड़ेगा, जिससे कि उनके पास जो मैसेज है उनमें कोई भ्रम ना हो, वो सीधा सीधा मैसेज हो और जिसको वो समझे और जिस पर वो अमल करने की कोशिश करें। ऐसे इंसेंटिव देनी पड़ेगी और पूरा SDG गोल्स लाने पड़ेंगे। सारे लोग, इसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो गैर जरूरी है। सारे मिनिस्ट्री के लोग, सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं, सारे मिनिस्ट्री के लोगों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा। लेबर मिनिस्ट्री, सोशल मिनिस्ट्री, जो वॉश है, जो पानी देखती है, सब लोगों को, जो वाटर सैनिटेशन हाइजीन देखती है, सबको इकट्ठे लाने की जरूरत है। बहुत जरूरी बात है डॉक्टर गांगुली। डॉक्टर भाटी, एक और बात आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे ज़रूरी बात एक ये भी हो जाती है इसमें, एक ज़रूरी बात ये भी हो जाती है कि लॉजिस्टिक्स, मतलब हम कहते हैं कि चलिए एडिशनल शॉट या बूस्टर शॉट देना चाहिए, शुरू करते हैं, लेकिन फिर वैक्सीन अवेलेबिलिटी पूरे देश में होनी चाहिए और फिर कोविन वेबसाइट भी अपडेट हो, मतलब तो इसमें क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी है कि अगर हमें करना हो, एक और डोज देना है लोगों को, तो क्या तैयारी ज़रूरी है इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमने इंडिया की बात करें और जो हम दूसरे देशों की बात करें, तो इंडिया में एक तो हमें ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पे पहले डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद एक सीरो पॉज़िटिविटी जब देखी गई तो काफ़ी संख्या में लोग
लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, सभी राज्यों के अंदर देखा सीरो पॉजिटिविटी 70% से अधिक मिली और उसके बाद फिर हमारा वैक्सीनेशन उसके बाद हुआ। तो मतलब एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई कि एक नेचुरल इम्यूनिटी भी और वैक्सीन से भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आपने जो सवाल पूछा है कि इसको हम जो अभी ये एडिशनल और बूस्टर डोज़ जो हम लगाएँगे, इसके लिए आगे फर्दर किस तरह की पॉलिसी होगी, कैसे लगेगा? देखिए, अभी तक की भी हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है, वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और फेजेज़ मैनर में हुई है। तो ये जो हमारी आगे की जो पॉलिसी रहेगी, वो थर्ड डोज़ बूस्टर और एडिशनल डोज़ के लिए और जो हमारा पीडियाट्रिक इम्यूनाइज़ेशन है, जो बच्चों के लिए वैक्सीन है, ये भी इसी तरह से फेजेज़ मैनर के अंदर ही चलेगी। कि जैसे हम बात कर रहे थे कि बूस्टर देने के लिए जैसा डॉक्टर गांगुली ने भी बताया कि पहले जैसे बूस्टर आपका जो हेल्थ केयर वर्कर है, उनसे जिस तरह से शुरुआत होती है, हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड ग्रुप है, जो हमारे एल्डरली लोग हैं, उनको उस तरह से वो डोज़ तो उसी तरह से वो फेज़ मैनर में लगेगी और सेम जो आपका पीडियाट्रिक ग्रुप है, जो बच्चों का भी ग्रुप है, उनके अंदर भी पहले जो आपका वल्नरेबल ग्रुप है, जो बच्चों में भी जो कोमॉर्बिड वाला ग्रुप है, उनको पहले वैक्सीन लगेगी। तो इस तरह से डेफिनिटली वो पॉलिसीज़ पूरी एसओपीज़ बनेगी और उस एसओपी के अनुसार जो है चीज़ें चलेगी। इसीलिए डोज़ में भी इसी वजह से देरी हो रही है कि बूस्टर के लिए वो सब साइंटिफिकली तरीके से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार एसओपी आएगी तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने पिछले साल जो है हमारा ये इस साल जो चली है पूरी तरह से ड्राइव चली है 100 करोड़ तक का जो डेटा अचीव हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आगे भी इसी तरह से जो है एसओपीज़ आएगी गवर्नमेंट की तरफ से और वो ठीक तरीके से हम ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। डॉक्टर गांगुली देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है कोरोना के कारण, कोविड के कारण, कि हर दिन कुछ नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं और ये देखना ज़रूरी है। तो कौन सी आप कहिए मतलब रेड फ्लैग नोटिसेस है या रेड फ्लैग चीज़ें हैं कि ये अगर ऐसे बढ़ जाए, अगर वेरिएंट इस तरह से बढ़ जाए, वेरिएंट ऐसा ज़्यादा स्प्रेड हो जाए या ऐसे ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स, हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि तब हमें पता चल जाए कि ये बहुत बहुत सीरियस है या फिर अभी भी ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? ऐसे क्या ज़रूरी पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? एक जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो जैसे कंट्रीज हैं, जैसे साउथ अफ्रीका ने डिटेक्ट किया, उसने बोल दिया सबको और सारे लोग ने अब साउथ अफ्रीका से फ्लाइट बंद करवा दी। अच्छा, ये बड़ा डेंजरस चीज है, लोग फिर आगे आएंगे नहीं। एक बार हम लोग यहाँ प्लेग हुआ था, उस वक्त मैं आईसीएमआर का डीजी था, हमने नहीं आईसीएमआर नहीं था, मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था, तो हमने प्लेग डिक्लेयर किया। 13 कंट्रीज में प्लेग था, बट हमने डिक्लेयर किया, हमको लोगों ने बिल्कुल हमको छोड़ना ही बंद कर दिया। हम $7 बिलियन हम लोगों को एक हफ्ते में वी लॉस्ट इट। तो हमें ट्रांसपेरेंसी करनी पड़ेगी और हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिससे कि जो कंट्रीज आगे बढ़ के रिपोर्ट कर रहे हैं उनको ऑस्ट्रासाइज नहीं किया जाए, सो दैट कि वो आगे आके बढ़े। और जीसैड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सारे सीक्वेंसेस को इसको एनालाइज करती है, इनके स्प्रेड को एनालाइज करती है, कैसे जाते हैं ये बतलाती है। तो इनको हमें अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और जैसे भाटी साहब ने बोला था, हमें डायग्नोस्टिक्स बढ़ानी चाहिए, हमारे यहाँ बहुत कम हो रही है, इनको बढ़ानी चाहिए। और अभी एक टेस्ट ऐसा आया है जो कि काफी अच्छा टेस्ट है, 86% लोगों में पॉजिटिव आता है, जो लोग अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। तो जो स्टिग्मा है उससे वो बचे रहेंगे। अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो फिर वो जाके स्वतःस्फूर्त वे में जाके रिपोर्ट करें और उसको वो करें, तो उसको उसके बाद अपना को क्वारंटाइन करें। जो बाहर से हमारी प्लेन्स आ रही है उनमें हमको अप्रोप्रिएट तरीके से वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया में अब लोगों को आना जाना अगर रोक देंगे तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हमें एक ऐसा करना चाहिए पॉलिसी कि हमारे पास जो लोग आते हैं उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड आदमी कहीं पर कम्युनिटी में न चला जाए। तो हमको ये सिस्टम बहुत पुख्ता करना पड़ेगा। और इसमें यह भी नहीं होगा कि कोई पनिशमेंट है, लोगों का आना जाना खतरे में है, बट इस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर जो भी इन्फेक्टेड आता है उसको हम क्वारंटाइन करके हम उसको कम्युनिटी स्प्रेड को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर गांगुली जी, इस तरह की चीजें। और एक फाइनली मैं बोलना चाहूंगा कि हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। हमें एक
एक स्टॉक पाइल बनाना पड़ेगा जिसमें हमको पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें रखनी पड़ेंगी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें पुख्ता करना पड़ेगा। अब की क्या जी हुआ कि हम जी लोग कोविड जी पेशेंट को तो एडमिट कर दिया। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा एनसीडीज है दुनिया में, उसमें लोग मरे और काफी ज्यादा संख्या में मरे क्योंकि वो लोग उनके लिए हॉस्पिटल नहीं जी अवेलेबल नहीं। जी तो डॉक्टर गांगुली, नहीं बहुत खास ज़रूरी बात कही कर आपने डॉक्टर गांगुली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शो में हमारे पास इतना ही समय था लेकिन बहुत ज़रूरी बातचीत हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर एन.के. गांगुली के, जो एक फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है ICMR के, और हमारे दूसरे गेस्ट जो थे डॉक्टर समीर भाटी, जो कि दिल्ली की कोविड वैक्सीन कमेटी के सदस्य है। दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शो में इतना ही। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।